नमस्कार, मैं हूं सुभाष निषाद। आई कनेक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले खबरें उत्तर प्रदेश से। लखनऊ में मंगलवार को सहारागंज स्थित लाप्लास बिल्डिंग में विमुक्त घुमंतु जनजाति विकास परिषद अखिल भारतीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष दादा लक्ष्मी नारायण सिंह लोधी जी का भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। संस्था की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष रमेश चंद्र लोधी, एडवोकेट व प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष कैलाश नाथ निषाद ने कार्यक्रम का आयोजन किया। इस स्वागत समारोह के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण लोधी जी ने कहा कि घुमंतु समाज को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। आप एक अध्यक्ष के नाते डीएनटी समाज को आपने आज संबोधित किया और मार्गदर्शक की भूमिका निभा रहे हैं, तो क्या लक्ष्य है समाज को लेकर? संवैधानिक अधिकार जो एनटी को प्राप्त है, उन अधिकारों का दिलाना ही मेरा लक्ष्य है। और ये ब्रिटिश विद्रोही जातियां जिन्हें इस देश को आज़ाद कराने में अपने पूर्वजों का बलिदान कराया, सब कुछ अपना नष्ट कर दिया और इनकी पहचान भी नहीं मिल पा रही। तो यही मेरी लड़ाई है। तो दिल्ली में क्या कार्यक्रम है आपका? तो दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, उसको बुलाया गया है कि हम पूरे देश में क्या करें, किन राज्यों में अधिकार मिला है, किन राज्यों में अधिकार नहीं मिला है, क्या नहीं है, कहाँ हमारे समाज के लोग जो वंचित समाज है कहाँ रह रहे, कैसे रह रहे, इसका अध्ययन मनन करते हुए फिर सभी राज्यों में प्रवास होगा, जाना, वहाँ पर मीटिंग होना, राज्यों की मीटिंग लेना और राज्यों के पदाधिकारियों के साथ बैठक करके उनको काम देना कि ये समाज में काम करना। आप अध्यक्ष बने हैं, इसके बाद पहली बार लखनऊ में आगमन हुआ, समाज ने आपका स्वागत किया, समाज को क्या कहेंगे? समाज के लिए तो मैंने अपने भाषण में भी कह दिया है और गौड़ साहब को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपने उद्बोधन में इतना अच्छा समाज के लिए संदेश दिया है। मैं समाज से यही कहूँगा कि जितना हमारा समाज है, जो भी इसमें काम कर रहे हैं, ये नशे से दूरी बनाए, नशे से दूर हो, अपने आप को सही स्थिति में ले आए और टाइम मैनेजमेंट करें और लड़ाई लड़ें, संघर्ष करें और अपना अधिकार लें। बहुत अच्छी सरकार है, देश के प्रधानमंत्री जी हैं, योगी जी हैं। योगी जी ने पार्लियामेंट में अपना वक्तव्य दिया था, भाषण दिया था। जैसे आप हमारे भी साथ रहे, राजभवन वगैरह में गए, हम लोगों ने राजभवन में ज्ञापन दिया, मुख्यमंत्री जी से मिले और वो चाहते हैं करना, लेकिन समाज थोड़ा हमारा सुसुप्त अवस्था में है, वो जागृत हो तो ये प्रदेश अध्यक्ष जी की जिम्मेवारी रहेगी, उनने जिम्मेवारी ली है, ये व्यवस्थित कार्यालय आदि आदि ये सब होगा। मुख्य धारा से कैसे जुड़ पाएगा? राजनीति में आ नहीं पा रहा है, आरक्षण नहीं मिल पा रहा है, क्या वजह है? मुख्य धारा में इसलिए नहीं जुड़ पा रहा कि वो अपना संघर्ष करते, उसने ये सोच लिया था कि अंग्रेजों को हमारा भगाना लक्ष्य था, पूर्वजों को, तो उन्होंने भगा दिया। मुगलों को यहाँ से भगाना लक्ष्य था, हमारे पूर्वजों ने भगा दिया। अब उसने ये सोचा कि अब हमारे लोग हैं, हमारी सरकार है, हमारे भाई बंधु बैठे हैं, ये तो हमें अपने आप न्याय दे देंगे। जब उनने न्याय नहीं दिया, 73 वर्ष हो गए, तब इन न्याय के लिए लड़ाई लड़ना पड़ रही है कि संवैधानिक अधिकार मिले। और जो हमारा बजट आया था, पूर्ववर्ती कौन सी सरकार है जो दोषी है, उसने हमारा बजट खाया और किस अधिकारी ने हमारा बजट हड़पा, वो फाइलें निकाल करके अध्ययन करके उनके ऊपर एक हमारे सभी लोग जो नेतृत्व मंडल है वो निर्णय करेगा कि हम उनके खिलाफ कोर्ट में जाएं। पहले तो उनके घर पे जाएंगे, निवेदन करेंगे कि हमारा लूटा हुआ जो धन है विमुक्त जातियों को वापस कर दो, आप वापस कराओ, रिटायर हो गए होंगे तो उनके घर पे जाएंगे, आदि आदि कुछ ऐसा काम करेंगे, आप सब लोगों के माध्यम से ले जाएंगे। ये भविष्य की योजना है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। और माननीय इस समय दादे जी चेयरमैन है भारत सरकार के,
और बहुत अच्छे, उनके अंदर बहुत दर्द है कि एनटी को सम्मान मिले। माननीय अध्यक्ष जी, इनके चैनल के माध्यम से मेरा भी एक प्रश्न है आपसे जी, कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी प्रजाति के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसके बाद भी अधिकारों के लिए तरस रहे हैं। अभी मुझे 10 फरवरी को कोरोना काल में मैं 5-6 महीने से टाल रहा था कि मैं इस जिम्मेवारी पर नहीं आना चाहता हूँ, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनना। मैं तो काम करने वाला पद तो आते जाते रहते, इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन इससे आते ईश्वर को यही मर्जी, उसकी मर्जी होगी, नियत को यही करना होगा, क्योंकि वहीं से व्यवस्था होती है किससे क्या कराना है, परमात्मा को करा लेता है। आप चाहे जितना मना करो, चाहे कुछ करो। नहीं, मेरा प्रश्न था, जब सबसे बड़ी प्रजाति आपके पास है, कलयुग में एकता ही जो आपकी जनसंख्या है वही शक्ति है, तो क्या ये एकता जो है वो संगठन में परिवर्तित नहीं हो पा रही? असली कारण यही है। उनको ये पता नहीं हो पा रहा कि हम 26 इतने % लोग हैं, हम 6.5 करोड़ लोग हैं, हम 22 करोड़ भारत में हैं, इतनी जातियां हैं, बलिदानी जातियां हैं। आपको लगता है कि जनगणना नहीं सही से हो पा रही है, जातिगत जनगणना है, ऐसा लगता है? जातिगत जनगणना की बात नहीं है, जो राहुल जी ने प्रश्न पूछा, हाँ। उसमें बहुत सी चीजें छिपी हुई हैं। हाँ। वो फिर ओबीसी की तरफ आप चले जाएंगे, जनगणना हुई अभी ओपन नहीं हो रही, ओबीसी की जनसंख्या पता लग जाएगी, आदि आदि अन्याय हो रहा है। तो क्या वजह है कि ये जो मूल जातियां हैं भारत की ऐसी मानी जाती हैं, स्वतंत्रता संग्राम में रही, तो इसको आज दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है? इसमें ये है कि क्यों ठोकरें खाने पड़ रही है कि जैसे आपके समाज का कोई मुखिया प्रदेश का मुख्यमंत्री बन गया, उसने लाभ दिया अपने समाज को, इतना ज्यादा लाभ दे दिया गया है, सब ओबीसी का आरक्षण ले गया अपना, तो वहाँ पे शटर डालना चाहिए, इसकी जांच होना चाहिए, इसकी व्यवस्थाएं होगी, ये हम बात रखेंगे, आयोग में अपनी बात रखेंगे, आयोग में अपनी बात रखेंगे, और जहाँ जहाँ है वहाँ पे बात रखेंगे। किसने हमारा बजट खाया, कितना बड़ा और क्यों खाया, और वो कहाँ गया, तो भूल चूक तो लेना देना होती है, तो पूछा जाएगा कि भाई दो हम, या फिर इतने दिन तक जो हमारा बजट खाया है, जिनने हमारा खाया उस पर रोको, वो हमें दो। कार्यक्रम में पूर्व प्रशासनिक अधिकारी भारत सरकार वीके लोधी जी ने कहा कि घुमंतू समाज का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास तभी होगा जब राज्य व केंद्र सरकार उनके हक व अधिकारों को दे। जो आज की ये मीटिंग है ना, घुमंतू जनजाति विकास परिषद अखिल भारतीय के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण सिंह दादा हैं, उनके स्वागत में ये जो सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। तो इस संगठन में मैं राष्ट्रीय बौद्धिक प्रकोष्ठ का कोऑर्डिनेटर हूँ, नेशनल कोऑर्डिनेटर। क्या सुनना आपका? मेरा डॉक्टर वीके लोधी नाम है। तो सर, आज ये मीटिंग में आप आए, क्या विचार आपने रखा समाज को? देखिए, मेरा अपना ये मानना है, बल्कि आप सभी प्रबुद्ध लोगों का भी, कि प्राचीन समय से अभी तक बिना राज्याश्रय के कोई भी समुदाय आगे नहीं बढ़ पाता है। इंडिविजुअल कोई एक व्यक्ति विशेष की बात अलग है, अपवाद स्वरूप जो हो जाता है, चाहे वो राजतंत्र रहे हो या वर्तमान लोकतंत्र। तो हमारी जो कोशिश है वो ये है कि हमें एक पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मिले, गवर्नमेंट का प्रोटेक्शन मिले। हाँ, तो ये हमारी एक कोशिश है। तो ले दे की बात जो अटक जाती है रिजर्वेशन तक सीमित नहीं है, हमें एक भागीदारी चाहिए, आनुपातिक भागीदारी चाहिए सत्ता के विभिन्न प्रतिष्ठानों में, चाहे वो सरकारी सेवाएं, कोई कमीशन हो, कोई विभाग हो, या कोई कुछ भी संस्था हो, एजुकेशन हो, हर जगह हमको अपनी आनुपातिक भागीदारी चाहिए। कैसे मिल पाएगी सर? हाँ, उसका एक उपाय ये है कि मैंने राष्ट्रीय विमुक्त घुमंतू जनजाति आयोग में डिप्टी सेक्रेटरी के तौर पे काम किया है, दादा इदाते के साथ में वर्क किया है। उन्हीं के संरक्षण में जो अभी ये संगठन काम कर रहा है, इसी का मैं कोऑर्डिनेटर हूँ बौद्धिक प्रकोष्ठ का। तो हमारी ये कोशिश है कि ये भागीदारी हो, लेकिन भागीदारी के लिए एक समस्या ये आ रही है कि ज़्यादातर ये कह दिया जाता है कि आप ऑलरेडी अनुसूचित जाति में
अनुसूचित जनजाति में या ओबीसी में शामिल हैं तो आपको अलग से क्यों चाहिए, जबकि इस बात के बहुत से प्रमाण हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में बहुत से लोगों को उनके हिस्से में कुछ आया नहीं है, इसलिए क्यों ना इसकी समीक्षा की जाए और लार्जर बेंच को इसको सौंपा गया। भारत सरकार ने भी ओबीसी के कोटे का एक जांच करवाने के लिए जस्टिस रोहिणी कमीशन का गठन किया कि इसमें देखा जाए कि किन जातियों को, किन समुदायों को अभी तक कुछ भी नहीं मिला या बहुत कम मिला है, तो इसकी जांच चल रही है। अभी हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने भी यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग सामाजिक न्याय समिति का गठन किया था इसी उद्देश्य से कि कोटे का विभाजन उप श्रेणीकरण होना चाहिए, बगैर इसके मिलेगा नहीं। क्योंकि इसमें होता ये है कि जो सबल और सक्षम लोग हैं बाकी लोगों का हिस्सा वो हड़प कर जाते हैं। ये जांच कौन सी कमेटी कर रही है और कब तक रिपोर्ट देने की बात हो रही है? ये जस्टिस रोहिणी कमीशन की आप बात पूछना चाहते हैं ना, ये बहुत जल्दी मुझे लगता है कि जिस तरह के समाचार आ रहे हैं कि ये रिपोर्ट जल्दी से आ जाएगी, इसमें टाइम नहीं लगेगा। अच्छा, अब सरकार से क्या उम्मीद चाहते हैं? केंद्र सरकार से क्या आप उम्मीद चाहते हैं इस समाज के लिए? जी, केंद्र सरकार से जो हम चाहते हैं, हमको लगता है कि इससे बेहतर केंद्र सरकार हमारे लिए करना चाहती है। क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि राष्ट्रीय विमुक्त घुमंतु एवं अर्धघुमंतु जनजाति आयोग की जो पहली सिफारिश थी कि हमारे लिए भी विमुक्त और घुमंतु समुदायों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन हो, संवैधानिक दर्जा प्राप्त आयोग हो। जिस तरह से अनुसूचित जाति आयोग है, अनुसूचित जनजाति आयोग है, नेशनल ओबीसी कमीशन है, और इसके अलावा अभी हमको एक विजिट करने का अवसर मिला था। हम मध्य प्रदेश गए थे भोपाल में, वहाँ के जो पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री राज्य मंत्री हैं माननीय श्री रामखेलावन पटेल जी, उन्होंने लक्ष्मीनारायण सिंह दादा साहब ये कहा वहाँ पे कि मैं अभी दिल्ली से मिलके आ रहा हूँ। मैंने जो अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं उनसे मैं मिला, उन्होंने बताया कि हमारे पास इतना ढेर सारा बजट है कि मतलब जिसकी कोई मतलब कमी नहीं है, बहुत संतोषजनक बजट है। और वो जो अल्पसंख्यक लोग हैं ओबीसी में भी शामिल है, कुछ एससी में भी शामिल है, तो उनको ओबीसी और एससी का लाभ मिलता ही मिलता है। इसके अलावा अल्पसंख्यक होने के नाते, माइनॉरिटी होने के नाते उनको अलग से सुविधाएं मिल जाती हैं। तो विमुक्त और घुमंतु जनजातियों के लिए ऐसा कैसे संभव नहीं है कि विमुक्त और घुमंतु जनजातियों को इनको इसके आधार पे भी लाभ मिले, इसके अलावा ये एससी एसटी ओबीसी में शामिल है तो वो भी लाभ मिलता रहे। तो ये दो तरह का मापदंड नहीं होना चाहिए कि आप एससी एसटी ओबीसी में शामिल है इसलिए आपको विमुक्त जाति का दर्जा नहीं दिया जाएगा या सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। ये एक नाइंसाफी और एक अन्याय हो जाएगा। अक्सर ऐसे मामले कोर्ट में क्यों चले जाते हैं? कोर्ट में इसलिए जाते हैं, देखिए जब अन्याय होगा, न्याय नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि जो पीड़ित व्यक्ति वो कोर्ट की शरण में जाएगा और एक दूसरा पक्ष भी कोर्ट की शरण में जाएगा कि इसको लिंगारान करना चाहते हैं कि न्यायिक प्रक्रिया बड़ी लंबी चलती है। तो वो गवर्नमेंट की कभी कभी मशीनरी भी ऐसा चाहती है कि हम कोर्ट में चले जाएं या कहीं और इस मामले को ट्रांसफर कर दिया जाए, अग्रसारित कर दिया जाए कि ये लिंगारान हो जाए मामला, इसलिए कोर्ट में चले जाते हैं केस। तो अब आज ये समाज की मीटिंग हुई है, मुख्य उद्देश्य तो दादाजी ने बता दिया। अब आप बताइए कि इस समाज का अगला लक्ष्य क्या होगा? हमारा जो अगला लक्ष्य है वो ये है कि जितनी भी विमुक्त घुमंतु और अर्धघुमंतु जनजातियां हैं इनको हम संगठित करें। क्योंकि जब तक हम संगठित नहीं होंगे, जब तक हम किसी राजनीतिक दल की नज़र में ये नहीं आएंगे कि हम 26.5% आबादी उत्तर प्रदेश में हैं, ये बहुत बड़ी आबादी है। हम सत्ता परिवर्तन की कुव्वत रखते हैं, मादा रखते हैं, हम किसी को शासन दे भी सकते हैं, सत्ता पे बिठा भी सकते हैं, उतार भी सकते हैं। तो हमारा जो लक्ष्य है वो संगठन है और डेमोक्रेसी में ये बहुत बड़ी आवश्यकता है कि आप पहले संगठित होइए। बगैर संगठन के या गिव एंड टेक का मामला है, आखिर कोई सरकार हमको हमारा हक क्यों दे? भाई जब तक हम उनकी सरकार बनाने का एक मादा पैदा नहीं करेंगे या गिराने का मादा नहीं पैदा करेंगे तब तक वो हमको देंगे नहीं। बहुत सीधी सी बात। युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं कि कैसे वो आत्मनिर्भर बने और क्या वो सीखें आप लोगों से और आगे बढ़ें? देखिए, आत्मनिर्भर होने की जो बात आपने पूछी है वो सरकारी सेवाओं से तो संभव है नहीं, और हम आरक्षण की बात भी नहीं करते इसलिए, क्योंकि आरक्षण का मामला टिक जाता है सरकारी सेवाओं तक। तो हम एमएसएमई हैं, भारत सरकार की योजना है, योगी सरकार की जो मंशा है कि युवाओं को उद्यमी बनाया जाए, उद्यमी बनाने के लिए हम इस पे चिंतन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। हम श्री लक्ष्मीनारायण दादा के साथ रोज इस पे चिंतन होता है कि युवाओं को स्वावलंबी कैसे बनाया जाए। हम स्वाभिमानी तो हैं, स्वातंत्र भी, स्वावलंबी भी बनाना है। तो स्वावलंबन के लिए भारत सरकार की योजना है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत स्कीम ला रही है।
प्रेरित भी कर रही है। इसके लिए हम विचार कर रहे हैं कि हमारा जो परंपरागत कौशल है विमुक्त घुमंतु जनजातियों का, उसको हम कैसे मतलब आगे बढ़ाएं। आज़ादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाने वाले इस घुमंतु समाज को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है और इस समाज को बराबरी का हक भी नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में संस्था युद्ध स्तर पर इस दिशा में कार्य कर रही है। इस स्वागत समारोह के दौरान SC/ST आयोग के सदस्य राजेंद्र गौड़ जी के आवास पर संस्था के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। आई कनेक्ट न्यूज़ ब्यूरो, लखनऊ।